गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पॉलिटी में अब आगे आज पढ़ेंगे। हम लोगों ने आर्टिकल 21 तक देख लिया है। आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 22। और ये जो आर्टिकल 22 है ये आज आपका स्वतंत्रता का लास्ट अधिकार है। जैसे हमने पढ़ा था ना, स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, यही तो हमने पढ़ रखा है स्वतंत्रता के अधिकारों में। तो आज ये जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22, ये स्वतंत्रता के अधिकारों का ये लास्ट अधिकार होगा। ठीक ना, आज हम ये स्वतंत्रता वाला खत्म कर लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध वाला अधिकार। उन सब में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम केवल ये मूल अधिकार के इधर वाला जो ये आर्टिकल 19 होता है, ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, फिर आर्टिकल 19 और आपका ये आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि देखो चीजें हम ज्यादातर पढ़ चुके हैं। समझ गए, जब हम 20 पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर आर्टिकल 22 के बारे में बहुत सारी चीजें वहां पर पढ़ लिया है। कुछ करना नहीं है, बस केवल एक जगह समरी बना के रख लेनी है, ताकि आपको ये समझ में आता रहे कि मतलब हाँ ये चीजें होती हैं, बस इतना आपको करना है इसमें। ठीक ना, तो बिना देर के पढ़ेंगे आज। हम क्या पढ़ेंगे आज, आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 22 में क्या बात बोली गई है, क्यों लाया गया है। देखो पहले क्या होता था, इसलिए इसको भीमराव अम्बेडकर जी ने ला के रखा है, क्योंकि बाबू ना क्या होता था उसमें हमें गिरफ्तार कर लिए जाते थे। अब जब गिरफ्तार कहीं ऐसे रैंडमली, ऐसे जैसे हम ऐसे चल रहे हैं रैंडमली, हमें क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया था। हम मान लिया ऐसे जा रहे हैं, हमें क्या अंग्रेज क्या करते थे, इतना ज्यादा प्रताड़ित करते थे, वो लोग हमें गिरफ्तार कर लेते थे। तो यही सब कारण थे जिनकी वजह से क्या हुआ कि भीमराव अम्बेडकर के दिमाग में ये भी बात आया कि ये जो आर्बिट्री अरेस्ट होता है, इससे हमें कैसे बचाना लोगों को। समझिए कि नहीं समझिए, तो यही सब सारी चीजें इसमें है। तो यह पहले देखो, आर्टिकल 22 पढ़ने से पहले देखो, पहले हेडिंग का नाम तो बनाएंगे कि मतलब इसमें क्या बातें बोली गई हैं, क्या बातें नहीं बोली गई हैं। तो यहां आप लिखेंगे गिरफ्तारी, गिरफ्तारी या हिरासत से संरक्षण। और हमने देखा था आर्टिकल 20 भी पढ़ा हमने, वहां हमें अपराध से संरक्षण दे रहा था। यहां हमें किससे संरक्षण दे रहा है, तो हम कहते हैं यहां हमें गिरफ्तारी या हिरासत से संरक्षण दे रहा है। पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बस समझ गए कि नहीं समझिए, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने देखा था उसमें अपराध से संरक्षण दे रहा था, तो यहां पर क्या दे रहा है, गिरफ्तारी या हम कहते हैं हिरासत से संरक्षण। अभी दोनों का मतलब आप खुद समझ जाओगे, गिरफ्तारी क्या होता है, संरक्षण क्या मतलब, ये हिरासत क्या होता है, पहले मैं वही समझाऊंगा। देखो ये जो गिरफ्तारी या संरक्षण होता है, देखो इसको हम अंग्रेजी में क्या, ऐसा अंग्रेजी में भी लिख दें, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन, ये आपको समझने हैं। तो बाबू ये जो अरेस्ट होता है, ये जो अरेस्ट होता है या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिटेंशन बोल रहे हैं, दोनों चीजें समझ लेनी है। गिरफ्तारी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अरेस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं अरेस्ट। और हिरासत को हम क्या बोलते हैं, डिटेंशन। आज सब क्लियर हो जाएगा आपका कि डिटेंशन क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अरेस्ट, डिटेंशन, देखो इनको पहले आपको ऐसे दो भागों में बांट लेना है, समझ गए, ऐसे इनको दो भागों में बांट लेने हैं, सब समझा दूंगा। एक को बोलते हैं प्यूनिटिव, एक को हम क्या बोलते हैं, प्यूनिटिव अरेस्ट, और एक को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव अरेस्ट। समझना, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं दंडात्मक, दंडात्मक गिरफ्तारी, और इसको हम क्या बोलते हैं, निवारक, निवारक गिरफ्तारी। ये हमें समझनी है भाई।
देखो फ्लो चार्ट से क्या होती है ना, चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं, इसीलिए फ्लो चार्ट से पढ़ाता हूँ। समझ गए। प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होते हैं, दंडात्मक गिरफ्तारी, और प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होता है, निवारक गिरफ्तारी। दोनों में समझो। पहले यहां समझते हैं ये अरेस्ट क्या होता है और ये डिटेंशन क्या होते हैं। पहले यहां समझते हैं। अरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब ये हुआ, देखो थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा यहां पर हम अंतर नहीं कहेंगे, और वही चीजें अभी यहां पर बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। देखो अरेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि कोई अपराध हुआ होगा, तो अपराध के चलते क्या हुआ होगा, अगर आपको गिरफ्तार किया गया, मतलब आपको अगर पुलिस पकड़ के लेके जाती है, जैसे अपराध हो गया, अगर पुलिस आपको लेके जाती है तो उसको हम गिरफ्तार बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। और डिटेंशन का मतलब ये होता है कि किसी डर से आपको वो लोग केवल क्या कर लिए हैं, छुपा दिए हैं। किसी डर से वो लोग आपको क्या कर लिए हैं, छुपा दिए हैं। जैसे मान लो कि आपने आंदोलन किया, क्या किया आपने, आंदोलन किया। अब आंदोलन में आप बड़े कूद के नारे लगा रहे हो, कूद के नारे लगा रहे हो, समझ गए। और आप जो कह रहे हो वही और लोग कर रहे हैं, और आपके पास बहुत सारा क्या है, मास मीडिया इस समय बहुत ज्यादा, इस समय आपके पास मास का मतलब लोग हैं, तो जो आप कहोगे वही होने वाला है। तो इससे क्या होती है, हो सकता है देश के ऊपर खतरा आ जाए, जो सरकार है या राज्य है उसको समझने में दिक्कत हो। तो इस वाले केस में क्या होता है, आपको क्या कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। डिटेन का मतलब होता है कि आपको नजरबंद कर दिया जाएगा। समझ गए कि डिटेन का मतलब क्या होता है, कि आपको नजरबंद कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ताकि लोगों से आपको दूर रखा जाए। नजरबंद का मतलब इतना सा होता है, अगर मैं आपको बताऊं नजरबंद क्या होता है, तो हम कहेंगे नजरबंद का मतलब इतना होता है कि भैया आपको समाज से मिलने नहीं दिया जाएगा। जैसे यहाँ कूद के नारे लगा रहे थे ना, तो आपको छुपा दिया जाएगा, आपको वहां पर दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन वहां पर आपको क्या कर दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा। तो यही आपको याद रखना है, डिटेंशन का मतलब होता है कि आपको नजरबंद करना। यहाँ आपको सजा नहीं दी जाती है, यहाँ केवल आपको समाज से दूर कर दिया जाता है। समझ गए। ऐसे कहेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिटेंशन को। तो हम कहते हैं डिटेंशन का मतलब होता है कि आपको छुपा देते हैं, कहीं नजरबंद कर देते हैं। समझ गए। ये पॉइंट बढ़िया से बाबू आपको याद कर लेने हैं, मतलब समझ लेने हैं कि जैसे हमने कहा कि भैया नजरबंद क्या होता है, तो आप कहेंगे नजरबंद कहाँ होता है। नजरबंद कहीं पर भी हो सकता है, जैसे किसी बढ़िया 5 स्टार होटल में भी हो सकता है आपका नजरबंद, समझ गए, किसी जेल में भी हो सकता है, और किसी रूम में भी हो सकता है। वो डिपेंड करती है पुलिस के ऊपर कि पुलिस आपको कहां पर रख रही है। समझ गए। ऐसी जगहों पर रखेगी, ऐसी जगहों पर आपको छुपाएगी जहां से क्या हो सकता है, जहां से आपको कोई देख ना पाए या कोई आप तक पहुंच ना पाए। उसको हम क्या बोलते हैं, डिटेंशन बोलते हैं, कि हमने उनको क्या कर लिया, डिटेन कर लिया है, उनको हमने नजरबंद कर दिया। जाओ। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये बातें थोड़ी थोड़ी अपने 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 दिमाग में रख लेना, कि कभी कभी आ जाता है ना कि डिटेंशन कर लिया गया, अब फिर ऐसे आ जाता है अरेस्ट कर लिया गया। समझ गए। अरेस्ट देखो भैया गिरफ्तारी होती है, ये थोड़ी ज्यादा हो जाता है। अरेस्ट का मतलब ये थोड़ी ज्यादा हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अरेस्ट। बोलने में भी लग रहा है ना कि ज्यादा हो रहा है कोई चीज। और डिटेंशन का मतलब होता है थोड़ी हल्की चीज है, केवल आपको हिरासत में लिया गया, वहां पर आपको आपके साथ कुछ नहीं किया जाएगा। तो आप पहले ये समझो भैया कि ये जो होता है कौन सा, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। देखो अगर भैया अपराध हो गया, तो ये जो गिरफ्तारी होती है ये अपराध के बाद होती है, अपराध के बाद। अगर अपराध के बाद गिरफ्तार किए जा रहे हैं तो वहां पर उसको हम बोलते हैं दंडात्मक गिरफ्तारी बोलते हैं। और इस केस में बाबू आपको देखो, मतलब आपको क्यों कहें, आप तो अच्छे बच्चों, पढ़ने वाले बच्चे हो, समझ गए। तो अगर अपराध के बाद किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो इसका मतलब उसको अब दंड होने हैं, वहां पर उसको सजा होनी है। लेकिन ये जो प्रिवेंट अरेस्ट होता है, निवारक गिरफ्तारी होती है, ये कौन सी गिरफ्तारी होती है, ये अपराध के पहले होती है। क्या बोलते हैं इसको, ये तो हम यहां पर लिखेंगे ये अपराध के पहले होती है, अपराध के पहले होती है। अब अपराध के पहले का मतलब क्या होता है,
मतलब केवल ये शंका है कि तुम अपराध कर सकते हो, अपराध हुआ नहीं है। जैसे मान लो एक है ये, देखो इसके बाल वाल बना देते हैं, ये एकदम तेरे नाम वाला बाल तेरे नाम वाला, समझ गए कि नहीं समझ गए, तेरे नाम वाला। अब भाई तेरे नाम तो सभी लोग देखे होंगे, तो तेरे नाम में धोखा खा जाता वो बेचारा, तो तेरे नाम बन जाता ना। तो आपको पता ही होगा कि अब ये हो सकता है कि यह क्राइम कर दे, क्या कर दे, क्राइम कर दे। जो ये तेरे नाम वाला बाबू है, तेरे नाम वाला, अब ये हो सकता है ये क्राइम कर दे और पुलिस को इसकी भनक लग गई, ये तो अपराध करने वाला है, किसी का मर्डर करने वाला। अब भाई क्यों करेगा, इसको प्यार में धोखा मिला था, तो हो सकता है लड़की को मारने का सोच रहा हो ये। अब यही मान लो कि पुलिस को पता चल गई हो कि ये किसी का मर्डर करने वाला है, तो पुलिस क्या करती है, इसको पहले ही गिरफ्तार कर लेती है, पहले इसको हिरासत में ले लेती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया, अपराध होने से पहले ही हमने उसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। इसी को बोलते हैं बाबू निवारक गिरफ्तारी बोलते हैं, प्रिवेंटिव बोलते हैं, प्रिवेंटिव अरेस्ट इसी को बोला जाता है, समझ गए। और मान लो पुलिस को ये नहीं पता चला कि जो ये तेरे नाम बाबू है ये क्या करेगा, ये मर्डर करने वाला, नहीं पता चला और इसने मर्डर कर दिया, और अगर मर्डर कर दिया उसके बाद पुलिस को पता चल रही है, तब ये पुलिस क्या करती, तब इसको क्या करेगी, फिर से गिरफ्तार करेगी। अब अगर गिरफ्तार करेगी तो अब इसको दंड देगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वो प्यूनिटिव बोलते हैं या दंडात्मक गिरफ्तारी बोलेंगे, समझ गए। तो अगर कोई आपसे पूछेगा बताओ प्यूनिटिव अरेस्ट क्या होते हैं और ये प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होते हैं, तुरंत बता दोगे, हाँ तुरंत बता दोगे। कोई अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो बताओ बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है, ठीक ना। तो अगर कुछ और भी इसमें प्रॉब्लम्स हो तो बताइएगा। तो और इसमें कोई बता देते हैं, हाँ भैया बता देते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमें कभी कभी शंका होता है कि ये आतंकवादी इंसान है, ये इंसान है, ये वो इंसान है, तो पुलिस क्या करती है ना, उसको अपने हिरासत में ले लेती है पहले ही, और उसको क्या कर देती है, नजरबंद कर देती है, समझ गए। और ऐसे करके इसमें बहुत सारे कानून बताए गए हैं। तो मैं बता दूं ना, इसमें बहुत सारे केस भी आए हैं, तो किसी केस में इसको वैध बताया गया, तो किसी केस में इसको अवैध बताया गया, यही सब चल रहे हैं भारत में, यही सब चल रहे हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। हाँ अब लेकिन बाबू देखो इसमें क्या होती है, इसमें बाबू मुकदमा होगा, इसमें मुकदमा होगा, सजा होगा, और इस वाले में मुकदमा नहीं होगा, मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि बाबू क्लियर थोड़ी है, इसमें मुकदमा नहीं होगा। मतलब इसमें केस वोस नहीं चलेगा बाबू, केस नहीं चलेगा, केस नहीं चलेगा। और इसमें बाबू क्या होता है, इसमें केस चलता है, इसमें क्या होता है, केस चलता है। और क्या होता है इसमें, जब केस चलेगा तो इसको क्या मिलेंगे, वकील मिलेंगे। क्या, ये वकील मतलब अपनी पसंद का वकील ले सकता है, अपनी पसंद का ये क्या करेगा, वकील ले सकता है। और इसमें बाबू वकील की जरूरत नहीं होती है, इसमें वकील नहीं होता है, समझ गए। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखेंगे कि किसमें आपको मतलब वकील मिलेगा, किसमें आपको वकील नहीं मिलेगा। और आपको बता दें, वकील ये जो मिलता है ना, ये केवल क्रिमिनल केस के लिए मिलता है, सिविल केस के लिए नहीं मिलेगा। क्रिमिनल का मतलब अगर कहीं पर आपराधिक का अपराध हुआ, मतलब कहते हैं ना आपराधिक केस होगा, तो वहां पर आपको वकील करने का अधिकार होगा। लेकिन अगर कहीं पर सिविल होगा तो सिविल वाले केस में हमें क्या नहीं मिलेगा, हम कहेंगे सिविल वाले केस में हमें ये नहीं मिलेगा भैया, वकील नहीं मिलेगा, समझ गए। ये आपको समझ में आ गए। इसमें थोड़ी और चीजें लिखानी थी। अच्छा, प्रिवेंटिव अरेस्ट में बहुत सारे अपने यहाँ कानून बनाए गए हैं, उनके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा याद रख लेंगे। जैसे एक बनाया गया है, जैसे हम कहते हैं ना ऊपा, ऊपा, समझ गए, ऐसे याद कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है ना। और एक बनाया गया है कोफे पोसा, ये सब कानून है। एक बनाया गया ऊपा, एक बनाया गया कोफे पोसा, और एक बनाया गया NSA,
सबसे जरूरी यही है, NSA, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी, क्या कहते हैं, हाँ, नेशनल सिक्योरिटी अरेस्ट। तो इसमें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, ठीक ना, कि जैसे ऊपा हो गया, कोफे पोसा हो गया, NSA हो गया। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी मतलब याद है कि ये किस प्रकार के कानून थे। तो ये निवारक गिरफ्तारी कानून थे। कभी कभी ये पेपर ऊपर में पूछ लेता ना कि ये बताओ ये किस प्रकार के कानून थे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बनाए बहुत सारे कानून गए हैं, लेकिन उनको सबको हटा दिया गया है। जैसे देखो और भी बनाए गए, जैसे हम कहते हैं मीसा को 1971 में लाया गया था, 1978 में खत्म कर दिया गया। अब ये नहीं चलता है, अब यही सब चलते हैं केवल, क्योंकि इनके दुरुपयोग हो रहे थे ना, जिनको नहीं उनको भी गिरफ्तार कर ले रहे थे। तो भैया जब ये लगा लोगों को ये तो दुरुपयोग हो रहा है, तो ये लोग वहां पर धरना दिए। धरना देने का मतलब केस चलवाए, और केस चलवाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उसको खारिज करना पड़ा। तो ये याद रखे रहना थोड़ा, दो चीज। और एक आता टाडा आया था, ये भी खत्म हो चुका है। तो जो खत्म हो चुके उनके बारे में कहा करे झूठे पड़े, समझ गए? ये लिखेंगे जैसे उपा हुआ, कोफे पोसा हुआ, NSA हुआ, समझ गए? तो ये सब अभी भी चल रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत बड़े अपने दिमाग में रखे रहना कि हाँ ये सब चलते हैं। और ये किस प्रकार के कानून होते हैं, तो हम कहते हैं भैया ये निवारक कानून होते हैं। ये सब कैसे कानून है? निवारक कानून है। मतलब अगर इनको शक के आधार पर ये क्या कर लेते हैं, शक के आधार पर यहाँ पर क्या हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। शक के आधार पर क्या हो जाती है, गिरफ्तारी। समझ गए? शक के आधार पर केवल गिरफ्तारी हो जाती है। तो याद रखे रहना, निवारक कानून में शक के आधार पर क्या होती है, गिरफ्तारी होती है। अब मैं आगे चलूंगा क्योंकि हमें और भी चीजें पढ़नी है इसमें। अब बाबू ये जो आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल 22, इसमें कुछ बातें कही गई हैं। जैसे हमने कहा, पहली बात क्या बोली गई है, आर्टिकल 22 में पहली बात क्या बोली गई है? तो हम कहेंगे भैया पहली बात ये बोली गई है कि हम कहते हैं कि अगर किसी को गिरफ्तार कर रहा है पुलिस, समझिए, तो उसको पहले कारण बताना होगा। क्या बताना होगा? कारण बताना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अब कौन बताएगा? जो गिरफ्तार करेगा वो बताएगा। तो हम कहते हैं गिरफ्तार कौन करता है? पुलिस करती है। तो कारण को ना पॉलिटी में एक शब्द दिया गया, वारंट, इसी को बोलते हैं वारंट। समझिए कि नहीं समझ गए? वारंट कहते नहीं कि उनका वारंट कट गया है। तो भैया जिनका वारंट कट गया है, किसका मतलब उनके पीछे कारण अब बन चुके हैं। भैया तुम्हारा कारण यही है, इसलिए तुमको हम क्या करेंगे, गिरफ्तार करने वाले हैं। समझ गए? बिना कारण के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये बात कहां पर लिखी गई है? तो याद रख लेना, आर्टिकल 22 में लिखी गई है। कितनी चीजें आप पीछे पढ़ चुके हो। जब आर्टिकल 20 पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने पूरा, जब अभियुक्त प्रूव कर रहे थे कि अभियुक्त आपका क्रिमिनल कन्विक्शन है कि नहीं है, तो हम पूरा प्रूव कर रहे थे ना। तो वहां गिल्टी हुआ तो हम कहेंगे कन्विक्शन, अगर से नॉन गिल्टी हुआ तो नॉन, मतलब कि क्या बोलते थे उसको, एक्विटल, ऐसे करके वर्ड आए थे वहां पर। तो ये सब हमारे याद होने चाहिए कि ये गिरफ्तारी का कारण बताना होगा या वारंट का कारण बताना होगा कि हम तुम्हें इसीलिए गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर हमने कहा कारण नहीं बताया, तो अगर आपने कारण नहीं बताया तो मतलब ये आप क्या कर रहे हो, ये आप, जैसे हमने कहा ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लंघन कर रहे हो। मतलब कि ये जो होता था PEBL, मतलब हमने देखा था ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसका मतलब आपने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का फॉलो नहीं करे हो, मतलब आपने कानून का पालन नहीं किया है। हमें क्या, कैसे गिरफ्तार कर रहे हो? आर्बिट्री गिरफ्तार कर रहे हो, मतलब ऐसे रैंडमली गिरफ्तार कर ले रहे हो, वहां आप कारण नहीं बता रहे हो। इसका मतलब आपने ये जो नियम बनाए गए, नियम का आपने उल्लंघन किया। मतलब जो सरकार, जो संविधान ने हमें नियम बना के दिया, कानून बना के दिया, उसका आपने उल्लंघन किया है। इसका मतलब कौन, पर्सनल दुश्मनी निभा रहे हो। समझ गए? तो ये सब सारे चीजें होती हैं, इसीलिए पहले वाले में क्या हम लिखेंगे, कारण बताना होता है। चलो भैया मान लो कारण बता दिए, फिर भी गिरफ्तार कर लिए,
अब दूसरे बात में इसमें ये बात बोली गई है कि 24 घंटा के अंदर, समझ गए कितने, तो हम कहेंगे भैया 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर भैया जिसको आप गिरफ्तार की हो, जैसे हमने कहा कि पुलिस ने जिसे गिरफ्तार की है उसको सशरीर, अंदर मैं ऐसे लिखूंगा सशरीर, ये बात आपको भी याद होनी चाहिए कि सशरीर, समझ गए। उसको कहां पर पेश करना होता है, हम कहेंगे भैया उसको न्यायालय में। कहां पर, न्यायालय में। और अगर न्यायालय नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, मजिस्ट्रेट होगा। तो मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा, पेश करना होगा, समझ गए। जैसे हमने कहा कि भैया ये पुलिस होगी, ये मान लेते हैं ये पुलिस हो गई। अब पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, ये मान लो इसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तेरे नाम बाबू, तेरे नाम बाबू, तेरे नाम बाबू, तेरे नाम बाबू, तेरे नाम बाबू। बाल इसके थोड़े और बड़े हो गए क्योंकि गुंडा है ये, समझ गए। अब ये इसको इन्होंने गिरफ्तार किया और ये कहां पर, इसको न्यायालय बना लेते हैं, यहां पर न्यायालय, समझ गए। न्यायालय या बाबू यहीं पर हम लिख देते हैं मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को आप समझते होंगे कि जहां पर जैसे जज नहीं हो पाते ना, हर जगह न्यायालय नहीं हो पाता है, तो वहां पर डीएम काम करता है, तो डीएम को बोला जाता है मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम डीएम ही करता है, समझ गए। तो ये जो डीएम, मतलब कहने का मतलब ये इनके सामने इनको पेश करना होगा। अगर मान लो कि 24 घंटे के अंदर इनको ना पेश किया गया, तो अगर 24 घंटे के अंदर इनको नहीं पेश किया गया, इसका मतलब पुलिस ने क्या नहीं फॉलो किया, पीईबीएल नहीं फॉलो किया है। पीईबीएल पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे, समझ गए। मतलब पीछे वाला लेक्चर देखो, अपने पीछे ना देखो, समझ गए। वहां पर इसके बारे में बताया गया है कि ये क्या होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ये होता है कि हर चीज कानून के हिसाब से चल रही है। पुलिस को अगर गिरफ्तार करनी है तो उसको कानून के हिसाब से गिरफ्तार करे। यही सब देखो कानून बनाए जा रहे हैं कि उसको वारंट बताओ, 24 घंटे के अंदर उसको कहां लेके जाओ, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने, और सशरीर लेके जाओ, समझ गए। इतना हो गया। तो हम कहते हैं भैया जब इतना हो गया अब क्या होगा, भैया याद रखे रहना, ये जो 24 घंटे ना ये बहुत बड़ा खेला है। 24 घंटे में ये बताओ, जब उसको गिरफ्तार करके ऐसे गाड़ी से जा रहे थे तो बताओ गाड़ी वाला काउंट होगा समय, नहीं। तो उसमें हम लिख लेंगे यातायात, मतलब भाई लेके जाएंगे तो यातायात ही होगा, तो यातायात और अवकाश का समय, अवकाश 24 घंटे में शामिल नहीं है, 24 घंटे में शामिल नहीं है। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, 24 घंटे में शामिल नहीं है। ये सब क्लियर होने चाहिए बढ़िया से कि मतलब पुलिस है किसी को गिरफ्तार की तो बाबू 24 घंटे के अंदर क्या कर देगी, इसको ये न्यायालय के सामने इसको पेश कर देगी। अगर नहीं पेश की तो उसने क्या नहीं फॉलो किया, पीईबीएल नहीं फॉलो किया है, समझ गए। अगर पीईबीएल नहीं फॉलो किया तो मतलब इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ घोटाला है, गड़बड़ घोटाला चल रहा है, समझ गए। पुलिस आपसे पैसा लेने वाली है, समझ गए कि नहीं समझ गए। खैर ऐसा नहीं होता है, तो यहां रखेंगे यातायात अवकाश 24 घंटे में शामिल नहीं। अब अगले चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया है, मान लो इन्होंने ये भी नियम फॉलो कर लिया, समझ गए, ये भी नियम इन्होंने फॉलो कर लिया। अब कह रहे हैं हम चलो भैया 24 घंटे के अंदर हमने पेश भी कर दिया, कहने का मतलब आज वो तुमको दोषी ठहरा के रहेगा। अब कह रहा है जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, अभियुक्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभियुक्त बोला जाता है। अभियुक्त को हम अंग्रेजी में कहते हैं अक्यूज्ड। क्या बोलेंगे, अक्यूज्ड बोलते हैं। भैया इसको ना अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार होता है, अपने पसंद का, अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार होता है इसको, वकील चुनने का अधिकार, अपने पसंद का, समझ गए। ये याद रखने, अपने पसंद का। अरे अपने पसंद का वर्ग की बात नहीं कर रहा हो, अपने पसंद की लड़की की बात नहीं कर रहा है, समझ गए। तुम लोग अपने पसंद की लड़की की बात सोचने लगे, ये क्या कह रहा है, अपने पसंद का वकील कर सकता है ये। भाई अगर अपने पसंद का वकील नहीं करेगा तो ऐसे आम घास वकील कर लेगा तो भैया तो उसको सजा तो होनी ही होनी है,
एक तो तेरे नाम था, ऐसे ही बाल बड़े बड़े थे उसके, और ऊपर से उसने मर्डर भी किया था, तो उसको फंसना ही फंसना है। तो वो सोचेगा कि हमें कोई एक ऐसा वकील ढूंढ के ले आना है जिससे क्या हो, जो झूठ बोलने में एकदम माहिर हो, समझ गए, और जो हमें बचा ले। हम भले मर्डर किए हैं लेकिन हम बच जाए, मतलब मर्डर के बाद भी वो उम्मीद करता है कि हमें क्या हो जाए, बच जाए भैया। ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन याद रखे रहना, ये जो वकील होता है ना, वकील, ये जो वकील होता है, अगर आपको कहीं से सरकारी वकील चाहिए, कौन सा, सरकारी वकील, अगर आपको सरकारी वकील की यहां पर चाहत है तो याद रखे रहना, ये केवल क्रिमिनल केस में मिलेगा अपने पसंद का। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगर वहां पर वकील की जरूरत पड़ेगी तो वकील तो आपको मिलेंगे ही सरकारी, क्योंकि अपने यहाँ एक और नियम चलता है जिसको बोलते हैं नालसा। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको डीपीएसपी में, नालसा। समझ गए? फ्री में आपको लीगल एड दी जाती है। तो जो आपको फ्री में लीगल एड दी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं ना सरकारी वकील चाहिए, तो भैया अपने अगर पसंद का वकील चुनना चाहते हो तो चुनो, लेकिन याद रहना चाहिए कि आपका केस कैसा होना चाहिए, क्रिमिनल केस होना चाहिए। तो बाबू ये जो तेरे नाम था, तेरे नाम वाला, तेरे नाम, देखो इसके बाल 2 दिन में और बड़े हो गए, 24 घंटे में और बड़े हो गए बाल। अब ये जो है ना, ये क्या कहेगा, कहेगा मुझे अपने पसंद का वकील चाहिए। हाँ भाई ले लो, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है, क्योंकि तुम्हारा जो केस है वो कैसा केस है, तो हम कहते हैं भैया तुम्हारा केस आपराधिक केस है, इसलिए तुमको वकील मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये याद रखे रहना कि अभियुक्त को अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार तो होता है, लेकिन ये केवल कौन से केस में होता है, तो हम कहेंगे भैया केवल आपराधिक केस में, केवल आपराधिक केस में ऐसा होता है, आपराधिक केस में ऐसा होता है। जल्दी जल्दी ना पढ़ा करो, धीरे धीरे पढ़ा करो, जैसे लगे कि हाँ ऑफलाइन में बैठे हो, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे, इतना बता दे रहा हूं। समझ गए? अब क्या इसमें और भी बातें बोली गई हैं? हाँ, चौथी बात भी बोली गई है। चौथी बात में कुछ नहीं बोला गया है, यही बोला गया है कि जो पुलिस होती है शक के आधार पे आपको गिरफ्तार कर सकती है, शक के आधार पर, शक के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है, हो सकती है। मतलब बाबू ये क्या कह रहा है, अगर इस सेंटेंस को आप अगर पढ़ रहे हो तो ये बताओ आपका वही है निवारक वाला, निवारक गिरफ्तारी हो गई कि नहीं हो गई है? अभी मैं आपको ये बता दिया पहले ही। और जो निवारक गिरफ्तारी होती है ये बाबू नजरबंद होता है। क्या होता है ये? नजरबंद होता है। नजरबंद का मतलब आपको कहीं पर छुपा दिया गया है, समझ गए, बढ़िया से, नहीं तो आपको कोई कुछ कर दे, ये वो अलग अलग चीजें होती है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, अब आप बात यहां पर ये आती है, ये जो नजरबंद किया जा रहा है कितने समय के लिए किया जा रहा है? तो मतलब अगर मान लो कि ये पुलिस है, सिंघम 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 बनाता हूं बढ़िया से, बेल्ट उल्ट लगा लिया, सिंघम है सिंघम। अब ये है पुलिस, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस किसी, मान लेता हूं थोड़ा अच्छा व्यक्ति था, बहुत ज्यादा धरना दे रहा था, इसके बाल ठीक ठाक थे, झाड़ उड़ के रहता था, अच्छा व्यक्ति था, स्टूडेंट के लिए लड़ाई कर रहा था, समझ गए, अच्छा व्यक्ति था, स्टूडेंट के लिए लड़ाई वड़ाई कर रहा था कि ताकि स्टूडेंट के साथ अन्याय ना हो। और पुलिस ने क्या कर लिया, इसको क्या कर लिया बाबू, इसको इन्होंने डिटेन कर लिया, नजरबंद कर दिया। अब इसको जब ये नजरबंद किया गया तो मैंने मान लिया कि इसको जब नजरबंद किया गया तो किसी बढ़िया होटल में किया गया। मैंने बोला ना नजरबंद कहीं पर भी हो सकता है, नजरबंद कहीं पर भी हो सकता है, तो इसको मान लेते हैं होटल में हुआ है। चलो मान लेते हैं कि ये 5 स्टार का होटल है, 5 स्टार होटल में इसका क्या हो गया, नजरबंद हो गया। अब ये वहां से, अब इस मतलब इसको समाज से दूर कर दिया गया। तो ये जो नजरबंद हुआ ये कितने दिनों के लिए हो सकता है? तो हम कहेंगे पुलिस मैक्सिमम 3 महीने तक किसी को नजरबंद कर सकती है, समझ गए, 3 महीने। तो पुलिस कितने दिनों के लिए किसी को नजरबंद कर सकती है?
तो मैक्सिमम 3 महीने तक उसको नजरबंद कर सकती है। नहीं, 3 महीने तक लगातार आंदोलन ही चल रहे हैं। अगर ये बंदा 3 महीने में चला जाएगा तो ये और बवाल कर देगा, तब क्या होगा? तब तो समझ लो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो भैया इस नजरबंद के समय को हमें बढ़ाना है, तो हम कहेंगे भैया समय बढ़ाना है। तो समय बढ़ाने के लिए देखो एक काम करना पड़ेगा, आपको संसद से परमिशन लेना होगा। समझ गए? चाहे संसद से परमिशन लो, चाहे विधानसभा से परमिशन लो, दोनों जगहों से आपको परमिशन उपलब्ध होगा। लेकिन याद रहना चाहिए, लेकिन आपको ये बात याद होनी चाहिए कि चाहे संसद से ले रहे हो चाहे विधानसभा से ले रहे हो, लेकिन वहां पर हाई कोर्ट का जज होना जरूरी है। समझ गए? वहां पर हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी अनुमति लेनी होती है। तो अगर हमें बढ़ाने होते ना, इसके पहले हमें क्या होता है, एक हमें ना एडवाइजरी बोर्ड बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? एडवाइजरी बोर्ड बनाने पड़ते हैं। ऊपर वाला मिटा रहा हूं, फिर नीचे से नीचे ऊपर जा रहा हूं। तीन महीने में नहीं मजा आया, अब इस महीने के ड्यूरेशन को हमें बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें क्या होते हैं, पहले एक बोर्ड बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एडवाइजरी बोर्ड। ऐसे लिख देना, सलाहकार बोर्ड हिंदी में कहते हैं उसको, हम सलाहकार बोर्ड कहते हैं, सलाहकार बोर्ड कहते हैं। अब ये जो सलाहकार बोर्ड होता है ये कैसे बनता है? हम कहते हैं भैया ये संसद से अनुमति लेने पर बनती है। समझ गए? चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, जब ये दोनों लोग अनुमति, मतलब दोनों में से कोई एक, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, जब दोनों लोग अनुमति दे देते हैं तब ये भैया जो सलाहकार बोर्ड होता बनता है। लेकिन याद होना चाहिए आपको, सलाहकार बोर्ड में एक यहां पर लिख लेना, हाई कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट का जज होता है। अगर हाई कोर्ट का जज नहीं होगा तो कहने का मतलब आपका जो सलाहकार बोर्ड है वो काम नहीं करेगा। तो याद होना चाहिए आपको कि ये जो संसद या विधानसभा होते हैं, जो ये नजरबंद किया जाता है मैक्सिमम 3 महीने के लिए किया जाता है। और ये जो 3 महीने का हो रहा है, अगर 3 महीने से ज्यादा की जरूरत पड़ रही है तो हम बताओ उसमें क्या कर सकते हैं? तो हम कहते हैं भैया संसद या विधानसभा, मतलब यहां से अनुमति लेंगे तो ये क्या बनाएंगे, सलाहकार बोर्ड बनाएंगे। उस बोर्ड में हाई कोर्ट का जज का भी होना अनिवार्य है। और जब ये हो जाते हैं तो ये लोग मैक्सिमम कितना महीना बढ़ा सकते हैं? तो हम कहते हैं मैक्सिमम 12 महीने बढ़ा सकते हैं ये लोग। और 12 महीने तक मतलब कि 1 वर्ष तक, बस 1 वर्ष तक, मतलब आपको और कितने दिनों तक गिरफ्तार किया जा सकता है? 1 वर्ष तक, बस। समझ गए? अब बताओ, जो लोग ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जा रहे हैं, अब यही पूछ ले, बताओ कि नजरबंद कितने दिनों तक का होता है? तो पहले दिन 3 महीने का, फिर उसके बाद कितने दिनों तक एक्सटेंड किया जा सकता है? तो 1 वर्ष तक। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये भैया बढ़िया से पढ़ लेना, कुछ लोगों को पढ़ने में मजा नहीं आता ये सब। समझ गए? एक आध दो केस और देख लेते हैं। केस में ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, तो मैं लेकिन थोड़ा बहुत तो केस बताऊंगा ही, और जो केस बताऊंगा बहुत खास बताऊंगा। देखो, एक केस आया था केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लैंडमार्क केस था ये आया था 1973 में, इसका रिजल्ट आया था। और जब प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो सब पढ़ाऊंगा, ये कब फाइल हुआ, कैसे फाइल हुआ, सब बताऊंगा। केशवानंद भारती केस। अब इस केस में कहा गया ना, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, कहने का मतलब जो यहां पर निवारक है, निवारक गिरफ्तारी है, निवारक गिरफ्तारी जो है ये वैध है। निवारक गिरफ्तारी क्या है? वैध है, चलो सही है। लेकिन ये जो बीएसडी होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, मतलब संविधान का मूलभूत संरचना, इसको हम क्या बोलते हैं? संविधान की मूलभूत संरचना, मूलभूत संरचना। ये जो संविधान की मूलभूत संरचना होती है, इसको ना
केस टू केस, केस टू केस जज डिसाइड करते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो जैसा मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार को हम क्या बोलते हैं, ये बीएसडी है। प्रस्तावना जो है ये बीएसडी है, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का पार्ट है। तो मतलब संविधान की जो मूलभूत संरचना वो ये चीजें हैं, समझ गए। ये चीजें आपको मिलेंगी, घबराइए मत, प्रस्तावना आने दीजिए, प्रस्तावना में सब सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी वहां पर, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, संविधान की मूलभूत संरचना, ये जो मतलब हम कहते हैं निवारक गिरफ्तारी है, इसको भी हम संविधान की मूलभूत संरचना में रखेंगे, सही है। लेकिन याद रखिएगा कि भैया यहां पर इसको हमें क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा के अधीन रखना होगा, समझ गए। मतलब केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया कि ये जो निवारक गिरफ्तारी है वैध है, क्योंकि देख रहे हो कि ऐसे किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, गंदी बात है ना। लेकिन इन्होंने कहा है, इस केस में कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया ये वैध है, समझ गए, और वैध भी है, और ये संविधान की मूलभूत संरचना भी है। अगर संविधान की मूलभूत संरचना भी है तो भैया संविधान की मूलभूत संरचना क्या होती है, देखो ये अभी तक अपने संविधान में परिभाषित नहीं है, ये केस टू केस ये जज लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अब कुछ चीजें डिसाइड कर, जैसे मूल अधिकार हुआ, प्रस्तावना हुआ, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं ये सब। तो ऐसे ही बोला गया कि ये बीएसडी संविधान की मूलभूत संरचना भी है, लेकिन और संविधान की जो मूलभूत संरचना होती है उसमें कभी भी क्या नहीं किया, संशोधन नहीं हो पाता है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब भैया अगर हम ऐसे करेंगे, इसको अवैध कर दें या कुछ और कर दें तो ये गलत बात हो जाएगी ना। तो इन्होंने कहा कि भैया देखो इसमें फिर भी संविधान का मूलभूत संरचना भले है, लेकिन इसको हमें न्यायिक 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 समीक्षा के अधीन होना चाहिए, ये बात आपको समझिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप जवाब देंगे कि न्यायिक समीक्षा भारत मतलब अपने संविधान के किस अनुच्छेद में है, समझ गए। ये आपको क्वेश्चन बताने हैं कि न्यायिक समीक्षा मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये बताइएगा, कमेंट में करिएगा, ठीक है ना। न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। हम पढ़े हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए आपको रिवीजन है कि नहीं है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये बातें याद रखिएगा, निवारक गिरफ्तारी ये भैया वैध है, और बीएसडी मतलब बेसिक संविधान की मूलभूत संरचना भी है। तो बताओ अगर संविधान की मूलभूत संरचना है तो इसमें इसको हम नल एंड वाइड नहीं कर सकते। समीक्षा न्यायिक समीक्षा का क्या काम होता है, न्यायिक समीक्षा का काम यही होता है कि ये किसी चीज को नल एंड वाइड कर देती है। अगर वो चीज जायज नहीं होती तो उसको ये क्या कर देती है, खारिज कर देती है। यही तो न्यायिक समीक्षा था, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यह याद रखे रहना कि ये न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिए। ये कहां पर बोला गया था, केशवानंद भारती केस में बोला गया था, समझ गए। अब हम चलते हैं, एक केस और आता है, अब दूसरे केस में आते हैं। दूसरा केस आता है एक मेनका गांधी के नाम से आता है, मेनका गांधी केस 1978। मेनका गांधी केस आता है 1978 में। इसमें कहा गया, इसमें ना एक बात बोली गई, कहा कि भैया देखो आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको सजा तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि उसकी बात को भी ना सुन लिया जाए, समझ गए। मेनका गांधी केस में क्या बोला गया कि भैया सजा उसको तब तक ना हो जब तक हम उसकी बात को सुन ना लें, समझ गए। सुनवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए। ये नहीं पुलिस ने बोल दिया कि इसने अपराध किया है तो आपने उसको सजा दे दिया, ऐसा नहीं करना है। उससे भी पूछना है, उससे भी पूछना है, बताओ तुमने अपराध किया है। अगर बेचारा वो चुप है तो भैया उसको सजा नहीं होगी। तो प्रूफ करने में लगेंगे तो उसका वकील लगेगा, तो वहां पर तरह तरह की बातें होंगी, तब जाके काम कुछ होगा,
समझ गए कि नहीं समझ गए? और बाबू इसको एक वर्ड दिया गया, देखो हम अब यही पढ़ेंगे, जैसे हम कहते हैं ना, एक वर्ड आता है नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस, समझ गए? नेचुरल जस्टिस। अब ये जो नेचुरल जस्टिस होता है ये क्या कहता है? एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं ऑडी, ऑडी ऑल्टरम, सॉरी ऑडी ऑल्टरम पार्टेम। ये संविधान में एक वर्ड मेंशन किया गया है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, समझ गया? ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी का मतलब होता है ऑडियो, ऑडियो, और आइडियो का मतलब होता है सुनना, भैया सुनना, हियर जिसको बोलते हो। और अल्ट्रम का मतलब होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है अदर, अदर का मतलब समझ जाओ कि दूसरा। और पार्टम का मतलब होता है क्या? पार्टी, पार्टी का मतलब आपको पता है साइड। तो ये क्या कह रहा है? मतलब कि दूसरे साइड को भी सुनो, ये क्या कह रहा है? दूसरे साइड को भी सुनो। ये नहीं कि पुलिस अगर कह रही कि ये अपराधी है तो उसको अपराधी मान लिए, नहीं, दूसरे साइड से भी सुनो। अगर आप दूसरे साइड से नहीं सुन रहे हो तो ये बाबू नेचुरल जस्टिस नहीं है, ये मतलब ये प्राकृतिक न्याय नहीं है। ये जो न्याय हुआ है ये प्राकृतिक रूप से सही नहीं है। प्राकृतिक रूप से ये न्याय कब सही होगा? जब भैया क्या फॉलो किया गया होगा? ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम फॉलो किया गया होगा। तो ये जो ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम होता है, क्या होता है कि मतलब अदर साइड को भी सुनो, अदर साइड को सुनो, उसके बाद आप क्या करो? तब भैया वहां पर सुनवाई करो। समझ गए? कि अगर उधर नहीं सुनवाई कर पा रहे हो तो मतलब ये चीजें गलत हो जाती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये अपने दिमाग में रखे रहना कि अगर आपसे पूछ ले कि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम ये संविधान किस अनुच्छेद में आया हुआ है तो तुरंत बताना है आर्टिकल 22 में है। और क्या बताना है? ये नेचुरल जस्टिस का भाग है। और क्या बताना है? ये मेनका गांधी केस में आया था। समझ गए कि नहीं समझ गए? कि बिना दूसरे पक्ष को सुने कभी भी उसको सजा ना दी जाए, ये बात इसमें बोली गई है कि मतलब बिना दूसरे पक्ष को सुने सजा ना दी जाए। बताओ आपको समझ में आया ये किस? अब हम चलते हैं कि भैया कुछ शर्तें हैं इसकी, आर्टिकल 22 की कुछ शर्तें भी हैं। कहां कहां ये आर्टिकल 22 लागू नहीं होगा? कहने का मतलब आर्टिकल 22 आप कहां नहीं लगा सकते। चलो भैया शर्तें लिख लेता हूं, वहां आपको पकड़ के दबोच देगा, वहां आप स्वतंत्र नहीं हो। जैसे ये मान लो तेरे नाम जी हैं, तेरे नाम हमने किया है, समझ गए? तेरे नाम का बाल और बड़ा हो, अब समय बढ़ता जा रहा है तो इनका बाल बड़ा होता जा रहा। अब ये जो व्यक्ति हैं अब कह रहे हैं कि भैया मेरे पास आर्टिकल 22 है, तो भैया आर्टिकल 22 है तो इसका मतलब तुम क्या कुछ भी करोगे? नहीं। अगर ये देखो, ये अगर कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, कोर्ट की अवमानना कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, तो ये गलत है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा तो ये गलत है। मतलब न्यायालय की अवमानना करने पर, मतलब अगर ये न्यायालय की बात को नहीं मान रहा है, समझ गए, तो वहां पर आर्टिकल 22 कोई भी काम नहीं करेगा। समझ गए? तो याद रखे रहना। तो भैया आर्टिकल 22 कहां पर नहीं काम करेगा? तो हम कहेंगे भैया न्यायालय की अवमानना पर, अवमानना पर यहां लिख देता हूं आर्टिकल 22 जो होता है काम नहीं करेगा। समझ गए? दूसरे नंबर पे, अगर तुम संसद या विधानसभा की अवमानना करते हो, संसद या विधानसभा इसकी अवमानना करते हो, मतलब आप संसद और विधानसभा नहीं मानते हो, समझ गए, तो वहां पर भी आपका आर्टिकल जो है 22 काम नहीं करेगा। समझ गए? तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर भैया जैसे पुलिस है, आर्मी है, सैन्य वाले में, तो उनकी गिरफ्तारी भी इसमें नहीं आती है। समझ गए? तो वहां पर थोड़ा लिख लिया, सैन्य को इससे दूर रखा गया है।
सैन्य में जैसे हमने कहा आर्मी, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सबको कहा इससे बाबू दूर रखा गया है। समझ गए? ये सब आर्टिकल 22 में नहीं आते हैं। समझ गए? इन सबको आर्टिकल 22 से दूर रखा गया। तो इतनी बातें याद रख रहना। और साथ में एक चीज भूला हूं कि ये जो आर्टिकल 22 होता है ये किसके लिए है? तो भैया आर्टिकल 22 जो होता है ये नागरिक और विदेशी नागरिक ये सभी के लिए है, सभी के लिए। और अगर इमरजेंसी लगता है तो ये बाबू सस्पेंड हो जाएगा। और हम जहां जहां नहीं होगा वहां वहां सारी चीजें बता दिए। तो ठीक है बाबू, इतना आप बढ़िया से पढ़ो। इसमें बस इतना ही था। कल से हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध का अधिकार, और उसमें जो जो चीजें पढ़ेंगे देखो उसमें थोड़ा पढ़ने में और आसानी चीजें होंगी। ठीक है ना? थैंक यू।